प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं गणित विषय का कक्षा 7 और 8 के अंदर एक कॉमन टॉपिक है। कक्षा 7 के अंदर प्रश्नावली नंबर 8 है और 8th के अंदर फर्स्ट जो अध्याय है प्रश्नावली है परिमेय संख्या। तो उसके सामान्य परिचय देखते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है, इसके उदाहरण। तो शुरू करते हैं परिमेय संख्या। तो सबसे पहले देखो, परिमेय संख्या से पहले हमने कौन कौन सी संख्याएं पढ़ ली। तो परिमेय संख्या से पहले हमने स्टार्टिंग की थी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद पढ़ा प्राकृत संख्या के अंदर जैसे हमने जीरो को शामिल किया तो कौन सी संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के अंदर जैसे ही हमने माइनस वाली संख्याओं को शामिल किया तो क्या हो गया, पूर्णांक। अब पूर्णांक के बाद अब हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं। तो पूर्णांक में हम कौन सी संख्याएं ऐड करें कि वो परिमेय संख्या हो जाए। जैसे मान लो हमने एक थैले के रूप में आपको अध्ययन भी बताया था मैंने कि हमने एक थैला लेके चल रहे हैं, मान लीजिए उसके अंदर 1 से 100 तक गिनती या जो धनात्मक संख्या है 1 से लेकर, तो वो प्राकृत संख्या का है। जैसे उसमें हमने जीरो ऐड किया तो वो थैला किसका हो गया, पूर्ण संख्या का। फिर हमने इन अंकों के ऋणात्मक मान को शामिल किया, जैसे -1, -2, -3। तो इस तरह से ऋणात्मक अंक लिए, वो भी पूर्ण अंक, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक अंक हो गया। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि पॉइंट वाली संख्या यानी 0.5, या हम कह सकते हैं बटे वाली संख्या 1/2। तो उन संख्याओं को यदि और शामिल कर लें तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो ये थैला किसका हो जाएगा, परिमेय संख्या। यानी इनमें बटे वाली संख्याओं को और हम शामिल करते हैं, यानी जिसके कोई अंश हो। या हम ये भी कह सकते हैं भिन्न वाली जो संख्याएं हैं उनको जैसे ही हम ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो हम सबसे पहले परिमेय संख्या की परिभाषा देखते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। तो वे संख्या या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सके, P/Q के रूप में लिख सके तथा Q का मान शून्य नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात Q का मान शून्य नहीं हो यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यानी वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सके। P/Q का मतलब हुआ जिसमें P का मान क्या होगा, अंश। P क्या कहलाएगा, ऊपर वाली संख्या कहलाएगी अंश और नीचे वाली संख्या क्या कहलाएगी, हर, जिसको हम बटे के रूप में लिख सके, अंश और हर के रूप में लिख सके। और हर का मान, Q का मतलब हो गया हर का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, और नहीं होने पर वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ P और Q, P व Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। आपने देखा होगा हम जब भिन्न पढ़ते हैं, भिन्न के अंदर भी क्या होता है, जैसे 3/4 है, ये इसका अंश होता है और ये इसका हर होता है। तो उसकी परिभाषा भी भिन्न की हम यही लिखते हैं कि वे संख्याएं या भिन्न वे संख्या होती है जिनको P/Q के रूप में लिख सकें और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम भिन्न कहते हैं। लेकिन वहाँ भिन्न के अंदर P और Q क्या होते हैं, प्राकृत संख्या होती है। P और Q क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। ये अंतर है, सिर्फ भिन्न और परिमेय संख्या में इतना ही अंतर रहता है कि भिन्न के अंदर जो P और Q का मान होता है वो प्राकृत संख्या होती है, जबकि परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या होती है। अब ये भी आप
आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्राकृत और पूर्णांक में क्या अंतर है, तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया। प्राकृत के अंदर केवल 1 से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्याएं होती है, जबकि पूर्णांक में हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करते हैं। तो यदि मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल आ जाता है 3/4, तो ये क्या है, केवल प्रीम्य संख्या है, क्योंकि ये भिन्न नहीं है, क्योंकि इसमें ऊपर जो अंश जो है वो क्या है, ऋणात्मक मान है, और ऋणात्मक होने पर ये पूर्णांक है न कि प्राकृत संख्या, इसलिए ये केवल प्रीम्य संख्या है। यदि आपसे पूछे कि 3/4, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये भिन्न भी है और ये प्रीम्य संख्या भी है, ये दोनों है, जबकि -3/4 केवल प्रीम्य संख्या है। तो ये था अपना प्रीम्य संख्या की परिभाषा के बारे में। अब हम देखते हैं कि प्रीम्य संख्या को किस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो प्रीम्य संख्या को r से निरूपित किया जाता है। जब भी हम इस प्रीम्य संख्या को लिखते हैं तो हम किस से लिखते हैं, r से रिप्रेजेंट करते हैं, r से लिखा जाता है इसको, प्रीम्य संख्या को। अब प्रीम्य संख्या के अंदर देखें तो प्राकृत संख्या भी सारी की सारी शामिल होती है, प्राकृत संख्या के साथ पूर्ण संख्या भी शामिल होती है, और पूर्ण संख्या के साथ है पूर्णांक संख्या भी शामिल होती है, और प्लस में हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, p/q वाली संख्याएं, p/q, और जहाँ p और q क्या है, p और q पूर्णांक संख्याएं हैं, और इन पूर्णांक संख्याओं को जब हम शामिल करते हैं तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, प्रीम्य संख्याएं हो जाएगी। ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, प्रीम्य संख्याएं हो जाएगी। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, या एग्जाम्पल से पहले हम एक ये भी पूछा जाता है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं या क्या सभी। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हम इन प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्रीम्य संख्या, इसके बारे में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा, हाँ, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, नहीं। मीन्स नीचे से ऊपर का मतलब पहले लिखेंगे सभी प्रीम्य संख्याएं, यानी नीचे वाली कोई सी संख्या, सभी प्रीम्य संख्याएं प्राकृत होती है, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, नहीं। इसके उल्टे ऊपर से नीचे का मतलब पहले ऊपर वाला नाम, सभी प्राकृत संख्याएं प्रीम्य संख्या होती है, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, हाँ। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्रीम्य संख्या होती है, जवाब क्या रहेगा, हाँ। सभी पूर्णांक संख्याएं प्रीम्य संख्या होती है, तो जवाब क्या रहेगा, हाँ। और उल्टा चलेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा, नहीं। तो ये हमने उस पिछले अध्याय में भी पूर्णांक में भी ये पढ़ लिया था। अब हम इसके देखते हैं एग्जाम्पल, प्रीम्य संख्याओं के उदाहरण क्या है। तो प्रीम्य संख्या के अंदर उदाहरण हम सबसे पहले देख लेते हैं सभी प्राकृत संख्याएं। मीन्स इसके एग्जाम्पल देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेकर अनंत तक हमने यही पढ़ा था प्राकृत संख्या के उदाहरण। तो ये सारे के सारे प्राकृत संख्या के उदाहरण, प्राकृत संख्याएं हैं, वो सारी की सारी इसमें शामिल होती है। उसके बाद सभी पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या में क्या था, ये तो प्राकृत संख्या थी, साथ में हमारे पास इसमें क्या आ गया था, शून्य और आ गया, तो ये संख्या शून्य भी इसमें शामिल होता है। फिर उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में हमने क्या लिया था, इसका ऋणात्मक मान, मीन जैसे -1, -2, -3, -4 डैश डैश डैश, इस तरह से माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं, यानी ऋणात्मक मान, ऋणात्मक संख्याएं हमने शामिल की थी, तो वो पूर्णांक संख्याएं भी इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा इसमें मैंने 2 नाम और लिखे हैं, एक शांत तथा अशांत आवर्ती। ये क्या होते हैं, तो पहले एक बार ये पढ़ते हैं अपने, शांत क्या है। शांत और अशांत, जब हमें कोई भी बटे वाली संख्या दी जाती है, जैसे मान लीजिए 3/4 है या 1/2 है। 1/2 का मतलब हुआ कि 1 में हम 2 का भाग लगाएंगे। जब हम भाग लगाते हैं तो जैसे 1 में भाग नहीं गया, हमने 0 ले ली, और यहाँ पे हमने 0 लगाकर ऊपर पॉइंट लगा दिया, और 2 पंजे 10, और ये क्या हुआ, पूरा भाग चला गया, कोई शेषफल नहीं बचा, और अपने पास 1/2 का मान आ गया 0.5। ये मान यहाँ पे पूरा हो गया। ऐसे यदि अपने पास संख्या दे दे 1/3, तो हम क्या करेंगे, 1 में 3 का भाग लगाएंगे, नहीं गया, यहाँ पे 0 हमने ली, हमने पॉइंट लगा दिया, 3 तिये 9, क्या बचा 1, फिर 0 ली, 3 तिये 9, फिर 1 बचा,
फिर जीरो लगा ली, 3 3 9, फिर आगे से आगे इसी क्रम में आगे से आगे देखेंगे तो इसका मान जो 1/3 है वो 0.3333 डैश 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 इस तरह से ये चलता जाता है। तो इसी आधार पर जब हम इनको भाग करते हैं किसी संख्या का, तो यदि भाग पूरा चला जाए, जैसे हमने 1/2 में क्या किया, पूरा चला गया, मीन्स ये शांत हो गया, यहाँ पे पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इसको हमने नाम दिया है शांत। और जिसमें ये कंप्लीट नहीं हुआ, आगे से आगे कंटिन्यू, अब ये कितना ही आप लंबा खींच सकते हो, इसका मान 3 3 3 3 3 3 ऐसे आता रहेगा, तो इसको हम कहेंगे अशांत। तो शांत और अशांत मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो जो शांत संख्याएं होती है जिसमें भाग देने पर पूरा भाग चला जाता है, वो सारी की सारी, जैसे 3/4 भी किस में आता है, शांत में आएगा, तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या होगी, प्रीम्य संख्या होगी। अब बात रही अशांत की, तो अशांत में 2 टाइप के हैं। अशांत भी क्या है, 2 टाइप का होता है। एक तो अशांत होता है आवर्ती, और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती का मतलब है, जैसे इसमें भाग पूरा नहीं गया, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 3 3 3 3 3 3 मीन्स अंक 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वही अंक आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अशांत के अंदर आवर्ती। या कई बार हम भाग देते हैं तो ऐसे संख्या आ जाती है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डैश डैश डैश, मीन्स 3 3 अंकों को तो रिपीट हो रहा है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, आवर्ती। तो इन जैसे 1/3 क्या हो गया, अशांत आवर्ती। और कई बार हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो न तो अंकों की पुनरावृत्ति होती है और भाग कंटिन्यू चलता रहता है, जैसे 0.1 2 4 1 3 5 4 6 3 2 7 5 4 3, मीन्स इस तरह से डैश 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 आगे से आगे ये मान कंटिन्यू चलता रहता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अशांत तो है ये, लेकिन क्या कोई अंक बार बार आया है, बार बार पुनरावृत्ति का मतलब जैसे यहाँ 1 है, इसके बाद भी तो 1 आया है, लेकिन 1 के बाद क्या है, इसमें 3 है, जबकि पहले वाले 1 के बाद 2 है, तो इसे हम पुनरावृत्ति नहीं कहेंगे। पुनरावृत्ति का मतलब जैसे ये मैंने लिखा है, 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से क्रम से, या 3 3 3 3 इस तरह से यदि कोई अंक आए तो उसको बोलते हैं आवर्ती, और बाकी को क्या बोलेंगे, अनावर्ती। तो जो अशांत आवर्ती वाली जो संख्याएं हैं वो किस में आएगी, वो प्रीम्य संख्या के अंदर आएगी। जैसे 1/3 हो गया, इसी क्रम में आगे भी कोई उदाहरण हम देख सकते हैं, तो वो सारी की सारी अशांत आवर्ती वाली संख्या, केवल अशांत आवर्ती, अनावर्ती को इसमें शामिल नहीं करेंगे। अशांत अनावर्ती है वो अप्रीम्य के अंदर आती है, वो किसके अंदर आती है, अप्रीम्य के अंदर। तो ये अपने पास एग्जाम्पल था। अभी हम ऊपर जो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है उनको हम क्लियर करते हैं थोड़ा। उससे पहले हमने शांत को ले लिया, जबकि ये बाद में समझना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो, ये शांत और अशांत तो आपको पहले समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि ये प्राकृत संख्या हैं, ये प्रीम्य संख्या कैसे आती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रीम्य संख्या वो संख्या हैं जिनको p/q के रूप में लिख सकें। तो ये कैसे हुई, क्या इसको 1/p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 को? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यदि किसी भी संख्या के नीचे कोई अंक नहीं दिया गया है हर के रूप में, तो वहाँ नहीं दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ 0 है, क्योंकि 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित, उसको परिभाषित ही नहीं है, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 1/0 का मान क्या हो गया, अपरिभाषित, तो इसका मतलब 1 का मान क्या हुआ, 1/1। 1 को 1 में भाग देने पर, इन सभी को यदि हम 1 से भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वास्तव में होता ही यही है, 1/1 ही होता ही है। तो हम 1 को क्या पढ़ेंगे, 1/1, तो इसमें p का मान क्या हुआ, 1, q का मान भी 1, इसमें भी p का मान 2, q का मान 1, p का मान 3, q का मान 1, 4, q का मान 1। तो ये सारी की सारी संख्याएं हुई या नहीं, प्रीम्य संख्याएं, क्योंकि इनको हमने p/q के रूप में लिख दिया, तो ये सारी की सारी क्या होगी, प्रीम्य संख्या। यानी 5 का मतलब हम यहाँ क्या समझेंगे, 5/1। अगला, पूर्ण संख्या में ये शून्य है, तो आप कहोगे कि p/q है, आपने कहा था, और यहाँ पे 0 और 0 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और 0/1 हुआ तो इसमें तो 0 आ गई। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि p का मान 0 होना चाहिए, मैंने ये कहा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ q का मान क्या है, 1 है, 0 नहीं है। p 0 हो सकता है, हमें कोई लेना देना नहीं है p से, हमें सिर्फ
मतलब किससे है, क्यू से। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 0/1 का मतलब क्या हुआ, जीरो ही हुआ। तो शून्य भी क्या है, एक प्रीमिय संख्या हुआ। ये भी संख्या उसी रूप में हो जाएगी, -2/1 हो जाएगा, ये 3/4, -4/1, -3/1। तो ये सारी की सारी क्या हुई, p/q के रूप में लिख दिया। इसके अलावा p/q में रूप में आप कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं, बटे वाली संख्याएं, जिसमें -3/4, 2/5, या आप ये भी कह सकते हो 5/-6। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रीमिय संख्याएं होती है। इसके अलावा एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, वो ये है कि प्रीमिय संख्या और कौन कौन सी होती है। ये तो आएगी जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सारी आ गई। इसके अलावा अगर हम नोट करें तो पाई, ये इसे हम क्या कहते हैं, पाई, ये भी प्राकृत, एक होता है पाई और एक इसका मान होता है 22/7। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि पाई है, आपको सुविधा दे दिया जाए कि पाई है वो प्रीमिय संख्या है, अप्रीमिय संख्या है, तो हम इसको लिखेंगे कि पाई है वो अप्रीमिय संख्या है। पाई क्या है, अप्रीमिय संख्या है, जबकि जो इसका मान होता है वो प्रीमिय संख्या है। अब यहाँ भी एक आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि 22/7 का मतलब हो गया, इसको हमने p/q के रूप में लिख दिया, और p/q के रूप में लिख दिया ना, यहाँ पे q का मान 0 है, तो हम 22/7 के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये प्रीमिय संख्या नहीं है, ये प्रीमिय संख्या बिल्कुल है 22/7। तो फिर 22/7 हम किसका लेते हैं, पाई का लेते हैं, तो फिर पाई क्यों नहीं है, तो पाई इसलिए नहीं है क्योंकि पाई का जो 22/7 मान होता है वो एग्जैक्ट मान नहीं है इसका, ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, ये हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है। इसका मान है वो अशांत अनावर्ती आता है, जब हम पाई का मान निकालते हैं तो अशांत अनावर्ती आता है। तो इस कारण पाई खुद अप्रीमिय है, जबकि इसका जो अप्रोक्सीमेट मान हम लेते हैं 22/7 वो क्या है, प्रीमिय संख्या है। इसके अलावा जैसे आप 1 को गुणा करो 1 से 1 आया, 2 को गुणा करो 2 से 2 दूनी 4, 3 को गुणा करो 3 से 3 तिये 9, 4 को गुणा करो 4 से 4 चौके 16, 5 को 5 से गुणा करो 5 पंजे 25। इसी तरह से जो भी संख्या है n को गुणा n से, जो भी संख्या है इनको गुणा करने के बाद जब हम इनके ऊपर अंडर रूट वर्गमूल लगाते हैं तो ये संख्याएं भी क्या कहलाएगी, ये सारी की सारी संख्याएं भी क्या कहलाएगी, प्रीमिय संख्या कहलाएगी। ये सारी की सारी संख्याएं भी क्या कहलाएगी, प्रीमिय संख्या कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, क्योंकि जैसे ही हम इसका मान निकालते हैं, भी आपके पास वर्गमूल 4 आ गया, तो वर्गमूल 4 का मान हम वर्गमूल जब निकालते हैं तो इसका मान होता है 2, और 2 क्या है, प्राकृत संख्या है, और ये क्या है, प्रीमिय संख्या। तो इसलिए वर्गमूल 4 क्या है, प्रीमिय संख्या है। वर्गमूल 4 क्या है, प्रीमिय संख्या है। वर्गमूल 9 भी क्या है, प्रीमिय संख्या है। वर्गमूल 81 यदि आपसे पूछे वो भी क्या है, प्रीमिय संख्या है। क्यों है, 9 नीम 81, तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। तो ये क्या है, प्रीमिय संख्या। जबकि जो बीच में जो संख्या रह गई, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10, ये इस तरह से कंटिन्यू जो बीच के अंदर जो ये संख्याएं रह गई, ये संख्याएं क्या होती है, अप्रीमिय संख्या होती है, न कि प्रीमिय। केवल प्रीमिय में हम जिस अंक को जिससे उसी से गुणा करें तो जो मान प्राप्त आए उसके ऊपर आप वर्गमूल लगा दीजिए, वो सारी की सारी क्या होगी, प्रीमिय संख्या। तो ये थे प्रीमिय संख्या के उदाहरण। अब हम इसका सरल नोट्स के रूप में पढ़ते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q का मान शून्य न हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, वो क्या कहलाएगी, प्रीमिय संख्या। और यहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, जबकि भिन्न में क्या होता है, प्राकृत संख्या होती है। पूर्णांक में हम ऋणात्मक पूर्णांक भी लेते हैं, शून्य पूर्णांक भी होता है और धनात्मक पूर्णांक भी होता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रख लेना कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसे r और q से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसे दर्शाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल भी हमने यहाँ लिख लिया, 0, 1, 2, 3 ये पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई, ये बटा वाली संख्या हो गई, माइनस संख्या भी हो गई, -5/4, -2/3 ये हो गया, ये वर्गमूल 9 हो गया,
ये वर्गमूल 4 हो गया, ये मैंने अभी एग्जांपल बताए थे आपको। वर्गमूल 81 BC में आएगा, वर्गमूल 100 BC में आएगा, और ये 22/7 भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। 22/7 भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इसके साथ ही ये देखो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं सारी की सारी इसमें शामिल है। इसके साथ ही क्या है, शांत संख्याएं, जैसे 0.02, 0.25, 1.345। इसको हम ये कह सकते हैं कि 1/2 या 1/5 या 1/4, ठीक है ना। तो ये संख्याएं, ये क्या हो गई, शांत संख्याएं। अशांत आवर्ती वाली संख्याएं जैसे 1/3 थी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, अशांत आवर्ती और शांत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो ये हम इसको नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो धनात्मक परिमेय संख्याएं और एक ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो पहले हम पढ़ते हैं किसी संख्या के अंश और हर। हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या जो होती है जैसे 5/4, तो 5 इसका क्या है, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। तो अंश और हर दोनों ही या तो क्या हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगी, धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे 5/4 मैंने लिखा तो ये क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। ऐसे ही -5/-4 यानी ऊपर भी ऋणात्मक नीचे भी ऋणात्मक, दोनों सेम हो, या तो दोनों प्लस की हो या दोनों माइनस की हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये दोनों कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ये दोनों क्या है, धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिखा है 2/3, -2/3। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, इसमें ये हो जाएगा कि किसी संख्या के अंश या हर दोनों में से कोई एक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो, तो वह ऋणात्मक पूर्णांक होगी। जैसे -5/4 या हम कह सकते हैं 5/-4। तो इसमें क्या हुआ, ऊपर वाले ऋणात्मक, इसमें नीचे वाले ऋणात्मक। यदि दोनों ऋणात्मक होती तो वो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती, लेकिन एक ऋणात्मक होने पर ये क्या कहलाएगी, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। जैसे ये एग्जाम्पल भी लिखा है हमने, -2/3, 4/-5। तो इस प्रकार से ये परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो कौन सी संख्याएं होगी ये। अब आपको एक शॉर्ट से एग्जाम्पल दें, जैसे सीधा आ जाए 3, तो वो धनात्मक परिमेय संख्या है। -3 आ जाए तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। कैसे है, 3 के नीचे 1 है, दोनों प्लस की हुई। इस -3 के नीचे भी तो 1 ही है, और ये क्या हुई, -3/1, तो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो गई, तो -3 को भी हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अब एक टॉपिक लेते हैं हम, समतुल्य एवं मानक रूप। परिमेय संख्याओं के समतुल्य और मानक रूप। तो समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है कि सम मीन्स समान, तुल्य मीन्स बराबर, जो एक दूसरे के समान हो। ऐसी परिमेय संख्याएं जो परस्पर बराबर हो, एक दूसरे के समतुल्य या तुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। कैसे है बराबर, जैसे 2/3, 4/6, 6/9, ये आपस में एक दूसरे के समतुल्य है। क्यों है, क्योंकि जब हम इनको हल करते हैं, इनको काट कर छोटा करते हैं, जैसे 4/6 है, जब हम इसमें जैसे 4/6 में मैं आपको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2/3 है, ये किसी भी भाग से नहीं कट रही है दोनों संख्याएं। 4/6 को हम जब काटते हैं तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो अपने पास मान क्या आया, 2/3। इसी तरह 6/9 लिया तो इसको 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसका मान भी कितना हुआ, 2/3। इसी क्रम में यदि 8/12 लें तो 4 से पाड़े से ये कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और इसका मान भी क्या रहा है, 2/3। तब हम ये कह सकते हैं कि 2/3, 4/6, 6/9 और 8/12 ये आपस में एक दूसरे के क्या है, समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। भिन्न भी है, जो निकला है शब्द वो भी है, लेकिन अभी हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। अब ये तो हमने ऐसे पता लगाया भी, इनको आपस में एक दूसरे को जिस भी अंक से ये दोनों समान रूप में, जैसे ये नहीं होना चाहिए कि ऊपर वाली आप 2 से काट रहे हो, ये देखिए इसको जैसे 2 × 2 और इसको 3 × 3, नहीं, सेम 2 के पाड़े से यदि आप ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करें तो नीचे वाली संख्या को भी 2 से ही डिवाइड करोगे, इसलिए ये केवल 2/3 रहेगी, न कि 1/1 हो जाएगी।
अब हम समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 1/3 लिखा और ये कह दिया कि इसके समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए, तो हमें क्या करेंगे, 1/3 को सेम अंक से गुणा करते जाएंगे। जैसे ऊपर वाले को भी 2 से, नीचे वाले को भी 2 से, तो 1 को 2 से किया 2 एकम 2, 3 को 2 से किया 3 दूनी 6, तो 1 तो हो गई 2 से। फिर तीसरा इसको 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 तिये 9, ये हो गई। फिर इसको 4 से कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो इस तरह से जब हम सेम अंक से ऊपर नीचे गुणा करते जाते हैं और आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये जो संख्याएं प्राप्त होगी वो समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होगी। तो ये टॉपिक था अपना समतुल्य परिमेय संख्याएं। हम परिमेय संख्याओं को देखकर बता सकते हैं कि ये समतुल्य है या नहीं, या हमें ज्ञात करना हो तो भी हमें इस तरह से समतुल्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है परिमेय संख्याओं का मानक रूप। मानक रूप क्या है। अब जैसे मान लीजिए ये अपने पास संख्या थी 2/3, ये परिमेय संख्या का मानक रूप है। अब जैसे ही 4/6 आई, ये परिमेय संख्या का मानक रूप नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका मानक रूप फिर है क्या। इसका मानक रूप है जब हम इसको 2 के पहाड़े से काटते हैं या डिवाइड करते हैं दोनों सेम को, तो ये 2/3 है। तो 4/6 जो संख्या थी उसका मानक रूप क्या है, 2/3 है। कैसे है, इसको पहले हम परिभाषा के रूप में देखते हैं। परिमेय संख्या के हर धनात्मक पूर्णांक और अंश व हर के बीच केवल एक सार्व गुणनखंड है। ऋणात्मक चिन्ह केवल अंश में ही स्थित है। ऐसी परिमेय संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त की गई परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जैसे मान लो मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे 2/3, यही लिखा मैंने -2/3, या हमने लिखा 4/6, या हमने लिख दिया 5/-8। इस तरह से हमने कोई संख्या लिखी, तो हम क्या करें, देखें 2/3 क्या 2 का कोई गुणनखंड हो रहा है क्या। 2 का कोई गुणनखंड नहीं हो रहा है। 2 × 1 यही होता है, 2 × 1। और 3 का क्या होता है, 3 × 1। इसने ये कहा है कि जो हर की संख्या है, हर नीचे वाली संख्या हर, ये हमेशा ही प्लस होना चाहिए। यदि हर प्लस है और दूसरी क्या है, हर प्लस हो, और इन हर और अंश में दोनों में केवल एक ही गुणनखंड हो, सार्व गुणनखंड 1 हो, तो ही हम ऐसे कहेंगे कि वो मानक रूप में है। अब देखो 2/3 में क्या है, दोनों अपने को केवल हर देखना है, हर प्लस का है, बिल्कुल है। और जब इनके गुणनखंड किए तो दोनों के गुणनखंड 2 × 1, इसका 3 × 1, और दोनों में गुणनखंड जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, 1 है। तो 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 2/3 क्या है, मानक रूप में है। अब 2/-3 में देखें तो हर क्या है, हर माइनस का आ गया, इसका मतलब यह भी मानक रूप में नहीं है। और गुणनखंड की भी बात करें तो 2/3 का तो हमने पहले से ही देख लिया है, गुणनखंड तो एक ही है, लेकिन हर क्या है, यहाँ ऋणात्मक मान है, और ऋणात्मक संख्या होने पर हम इसको मानक रूप नहीं कह सकते। तो फिर इसका मानक रूप क्या होगा, इसका मानक रूप क्या होगा, तो इसका मानक रूप हम बना लेते हैं भी। क्या हो सकता है, जैसे अपने पास अभी संख्या ली 2/-3, ये मानक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हर क्या है, ऋणात्मक है, और हर यदि ऋणात्मक है तो माइनस। तो हम इसका मानक रूप यदि आपको लिखने का कहे तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस से गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, माइनस से गुणा, दोनों संख्याओं को। तो माइनस को 2 को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -2, और 3 को -3 को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यानी ये कह दे कि -1 से कर ले, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये क्या आएगा, 3। अब अपने पास क्या आ गया, हर क्या आ गया, धनात्मक आ गया, हर धनात्मक हो गया, और इसका सारा गुणनखंड क्या रहेगा, वही बात है 2 × 1, और नीचे वाले का क्या हुआ, 3 × 1, केवल एक ही है। तो ये -2/3 इसका क्या होगा, मानक रूप। किसका, 2/-3 का मानक रूप हो जाएगा -2/3। सीधी सी बात है, आप यदि नीचे वाली संख्या के अंदर माइनस लगाया हुआ है तो आप ऊपर वाली संख्या के माइनस लगा दीजिए, नीचे वाला प्लस कर दीजिए, वो उसका मानक रूप आ जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों के माइनस से गुणा करते हैं। और सेम अंक से यदि हम गुणा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा हमने एक तीसरा एग्जाम्पल देखा था 4/6। तो 4/6 क्या है,
अब इसमें देखो, पहले तो हम देखें हर क्या है, प्लस का है, तो आप कह सकते हो कि ये मानक रूप में है, जबकि ये मानक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम 4 के गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 2 है, और नीचे वाले के क्या है, 3 गुणा 2, इसका एक भी और है। तो इसमें क्या है, सार्व गुणनखंड एक भी है और एक के साथ साथ 2 भी गुणनखंड है, तो इसके गुणनखंड ज़्यादा हो गए ना। अपने को केवल एक ही आना चाहिए, मीन्स ये और किसी भी संख्याओं से, सेम संख्या से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं मानक रूप है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप में बदलेंगे कि इसको भी 2 से भाग देंगे और इसको भी 2 से भाग देंगे, सेम संख्या से, क्योंकि यही तो गुणनखंड आया था ना अपने पास सेम। तो जब 4 को 2 से भाग दिया 2, 6 को 2 से भाग दिया 3, अब ये इसका क्या हो गया, मानक रूप हो गया। इसके अलावा अपने पास एक एग्जाम्पल लिया था 5/-8, 5/-8, तो ये भी हर क्या है, माइनस का है, तो ये मानक रूप नहीं है। और इसको मानक रूप में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/-8, जो नीचे वाला माइनस है उसको प्लस कर दो और ऊपर वाली संख्या के माइनस लगा दो। अब ये सेम किसी भी सेम संख्या से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये 5/8 -5/8 इसका क्या हो गया, मानक रूप हो गया। इसी तरह आपके पास एग्जाम्पल दे दिया जाए 20/30, तो आपसे कोई पूछे कि क्या ये मानक रूप में नहीं है, तो आप इसको मानक रूप में बदलिए। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम इसके गुणनखंड करते हैं तो 20 के तो बहुत से गुणनखंड आ जाएंगे, 2 गुणा 5 गुणा 1, और 30 के आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। और जब हम यहाँ पे देखते हैं सारा गुणनखंड, एक तो 5 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, तो 5 दूनी 10, क्यों ना हम इसको 10 से भाग कर दें। यानी सीधी सी बात है, अपने को इनको काट के छोटा करना है, सेम पहाड़ी से काटना है। 10 से ये कट रहा है, 10 दूनी 20, 10 से ये 10 या 30, और कोई किसी भी अंक से इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 2/3। तो इसका 20/30 का मानक रूप क्या आ जाएगा, 2/3। तो ये था मानक रूप में संख्याओं को बदलना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, कि प्रीमिय संख्याएं जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता वो क्या है, 0। यानी ऐसी प्रीमिय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं होता, जैसे मान लीजिए आपको 3 दे दे तो 3 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/3 होता है। वैसे ही -3 दे दे तो उसका भी व्युत्क्रम क्या होता है, 1/-3 होता है। अगर 0 दे दे तो 0 मतलब 0/1 है, और जब इसका उल्टा करेंगे तो हम 1/0 होगा, और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र प्रीमिय संख्या है 0, जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। नेक्स्ट 2 नंबर देखते हैं, प्रीमिय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, यानी उल्टी सीधी एक समान, वो संख्या कौन सी है, प्रीमिय संख्या 1। क्योंकि 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 ही होता है। 1/1 को उल्टा करेंगे तो भी 1/1 रहेगा, यानी ये व्युत्क्रम के समान है। दूसरा, प्रीमिय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, यानी या ये भी कह सकते हैं कि ऐसी प्रीमिय संख्या जिसका ऋणात्मक मान ही नहीं होता, वो क्या होती है, 0। 0 का ऋणात्मक भी करेंगे तो भी क्या है, 0। तो कई बार ये भी आता है कि ऐसी प्रीमिय संख्या जिसका ऋणात्मक मान नहीं है तो 0, या ऐसी संख्या जिस ऋणात्मक के समान ही है, क्योंकि 1 का करेंगे तो ऋणात्मक मान क्या जाएगा, -1, जबकि 0 का क्या रहता है, 0 ही होता है, क्योंकि ये शून्य पूर्णांक है। 2 प्रीमिय संख्याओं के बीच में असीमित प्रीमिय संख्याएं होती है, मीन्स अपने 1 और 2 के बीच में यदि बात करें तो बहुत सी संख्याएं होती है, 1/10, 2/10, 3/10, 3/14, अनेक अपने असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, इतनी संख्याएं 2 प्रीमिय संख्याओं के बीच में निकलती है। तो इसलिए कोई पूछे कि 2 प्रीमिय संख्याओं के बीच में कितनी प्रीमिय संख्याएं होती है, तो कोई फिक्स नहीं है, असीमित है, वो कितनी भी निकाल सकते हैं हम। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण एक नोट्स के रूप में। तो ये था अपना टॉपिक, प्रीमिय संख्या, जिसके सामान्य परिचय, समतुल्य प्रीमिय संख्या, मानक रूप, इन सब के बारे में हमने देखा। और आप सभी से एक नंबर निवेदन भी रहेगा कि आप गणित और विज्ञान विषय के यदि संपूर्ण नोट्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज यदि आप एक निश्चित क्रम में यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल, या हम कह सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। MS एजुकेट ऐप है जो 42 MB का है, इसे आप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद बिल्कुल फ्री है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, और आप घर बैठे महत्वपूर्ण बिंदुओं को कक्षा 6 से 10 तक के
अब आगे भी हम इसके गणित और विज्ञान विषय के कंटिन्यू रखेंगे, तो वो हमारे चैनल पर ऐप के ऊपर नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध होंगे। और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ में साथ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।